वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और क्लास 12th के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। चूँकि ये एक लेसन है इसलिए मैंने चाहा कि इसका स्क्रीन रिकॉर्डर बनाकर आपको समझाऊं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में, बजाय इसके कि मैं वाइट बोर्ड पर इसे समझाऊं। जो भी मुझे लगेगा, जो ग्रामेटिकल पार्ट है आपका या फिर राइटिंग स्किल का कोई पार्ट है या कोई समझाने जैसा कोई है, तो मैं ज़रूर वाइट बोर्ड का भी सहारा लूँगा। तो फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा था जो इन्वोकेशन है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम अथर्ववेदास से ये ट्रांसलेट किया गया है। आप सबको पता है कि वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथों में से गिने जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास में मुझे पता है बुक्स की प्रॉब्लम होगी, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर ऐसे में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें पूरा टेक्स्ट जो है वो आपको दिख रहा है। साथ में मैं थोड़ा इसको जूम भी कर देता हूँ ताकि बड़ी आसानी से आप इसे देख पाएंगे। मैं इसका थोड़ा रिव्यू भी दे देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि 4 वेद जो है, और ये सब कंपोज हुए हैं क्लासिकल लैंग्वेज में। और क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया की जो है वो संस्कृत कहलाती है, और इसी के साथ ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन जो है उसके अंदर इनको शेप मिली, एक आकार मिला, और इन्हें संहितास कहा जाता है। और श्रुति जिन्हें सुना जाता है उसको श्रुति कहा जाता है। यह संहिता मीन्स कलेक्शन और श्रुति मीन्स हर्ड, समथिंग विच इज़ हर्ड। तो ये जो है एक तरह से इंस्पायर करने वाले कोटेशंस या लेख में से एक हैं, और ये इटर्नल ट्रूथ जो होता है जीवन का वो कंटेन किए हुए हैं। इटर्नल ट्रूथ का मतलब होता है जो सत्य कभी ख़त्म नहीं हो सके, जो शाश्वत सत्य हो उसे कहा जाता है। दे आर सो मच इंटरगल टू इंडियन लाइफ एंड थॉट पैटर्न दैट दीज अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड टेस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट रिमेन एज कंटेम्पररी एज एवर। और ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है हमारा, सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है भारतीय उपमहाद्वीप, जो मतलब उसके अंदर काफ़ी प्रासंगिक है और इनको समकालीन कहा जाता है। और ये एक प्रकार से लयबद्ध तरीके से हैं और आज भी इनकी प्रासंगिकता कोई कम नहीं हुई है, बढ़ी हुई है। डियर स्टूडेंट, मैं आप सबको बता दूं कि भारतीय संस्कृति जो है एक महान संस्कृति है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर आज दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप यूनिवर्सिटीज़, वो भारतीय संस्कृति पे क्या है रिसर्च कर रही है, क्योंकि इतनी महान संस्कृति जो है ये, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ विश्व की जो है वो वैदिक कल्चर पर, या आप देख लें कि इंडियन कल्चर पर जो है पीएचडी की डिग्री अवार्ड कर रही है। हम हमारी संस्कृति को आज दिन तक पहचानने में शायद भूल कर रहे हैं। हमारी संस्कृति काफ़ी प्राचीन है और हमारे ग्रंथ भी काफ़ी प्राचीन है। हमें सबको इस बात पर गर्व भी होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, जो ब्रैकेट के अंदर जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, ये मैंने कल एक्सप्लेन नहीं किया था, इससे पहले तो इसकी थोड़ी डिटेल मैंने आपको दे दी थी। इन्वोकेशन का मतलब मंगलाचरण कल मैंने बताया था, जो सबके लिए मंगल कामना करता हो, अच्छी सोच रखता हो, या अच्छी प्रार्थना करता हो, या अच्छा आह्वान करता हो। ये इनमें से इसका मतलब जो है सूटेबल है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, मतलब सबका मीनिंग एक ही होता है। द प्रेजेंट वर्स इन द प्रेजेंट वर्स इज फ्रॉम
हाइमन फ्रॉम द वेदास, मतलब ये लिए गए हैं कहाँ से? वेदास के जो सार हैं उनसे लिए गए हैं, वेदास के जो पार्ट हैं उनसे लिए गए हैं। अ बुक ऑफ सिलेक्टेड ट्रांसलेशंस फ्रॉम वेदास बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस जो हैं, इन्होंने इनको ट्रांसलेट किया और इन्होंने ही इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। चूँकि वेदास जो है वो इंग्लिश में नहीं है, उनकी भाषा जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है और प्राचीन भारतीय भाषा जिसे कहा जाता है। अ नोटेड ओरिएंटल स्कॉलर, एक नोटेड ओरिएंटल स्कॉलर का मतलब होता है नामी ग्रामी, ओरिएंटल मतलब होता है पूर्वी, पूर्वी जो पूर्व से पश्चिम की ओर जिसका प्रभाव हो, मतलब भारत जो है वो पूर्व का हिस्सा है और अमेरिका जो है पश्चिम का हिस्सा है। तो किसी ज़माने में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर भी कि नालंदाज और तक्षशिला या चाइना की जो सिविलाइजेशन है या जापान है, ये सब पूर्वी देश हैं और इनका प्रभाव जो है किसी समय में पश्चिम पर था। और आजकल क्या है, पश्चिम का प्रभाव पूर्व पे है, मतलब अमेरिका और इन कंट्रीज़ का प्रभाव जो है, इनकी टेक्नोलॉजीज़ जो है ये पूर्व पे है। ठीक है, किसी समय में जो है वहाँ से स्कॉलर्स आते थे और पूर्व में आके वो अपनी पढ़ाई करते थे। तो ओरिएंटल स्कॉलर्स का मतलब होता है एक ऐसा स्कॉलर जो पूर्व से अपनी छाप जो है पश्चिम पे छोड़ता हो। इट हैज़ बीन ascribed to Shir Atharvadas and occurs as a hymn 52 in a book 7th of अथर्ववेदास। ये जो है 52 नंबर का जो हाइम है और ये अथर्ववेदास जो इसकी 7th बुक है उससे लिया गया है। और शीर मीन्स अ कलेक्शन विच इज़ वेरी precious and gives a number of informations. It inculcates the ethics of collective living through the mutual love. Inculcate का मतलब होता है किसी चीज़ में गढ़ देना या किसी चीज़ में मतलब समाहित कर देना, मतलब ये जो है आपके दिमाग पर जो है एथिकल वैल्यूज़ जो है वो, और कलेक्टिव लिविंग थ्रू द म्यूचुअल लव, आपसी प्रेम, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, ये इसने देने की और प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। रेंडर्ड इन द स्टाइल ऑफ एन इन्वोकेशन, किसकी स्टाइल में इस चीज़ को उन्होंने देने की कोशिश की है? इन्वोकेशन मीन्स एक आह्वान के माध्यम से, एक प्रार्थना के माध्यम से, एक सबको यूनाइटेड कर एक मंगल कामना के माध्यम से। इट वांट्स दिस सेंस ऑफ यूनिटी, और यूनिटी होनी चाहिए सबसे पहले तो, जिसको कहा जाता है यूनिटी मीन्स जो एक दूसरे को क्या दे दे, एकता दे दे, और सब में क्या हो, सब में एक सामंजस्य की स्थिति हो, और उसके बाद सामंजस्य होने के साथ साथ क्या हो, हमारे जो खुद के लोग हैं, जो सेल्फ हैं, सेल्फ पीपल जिन्हें हम जानते हैं, बट ऑल्सो विथ रिगार्ड टू अदर्स। और रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान, टू अदर्स मतलब दूसरों को भी। मतलब कहने का यह है कि आपका सम्मान सिर्फ आपके अपने लोगों तक नहीं, आपका सम्मान उन लोगों तक भी जो आपको नहीं जानते हैं या जो आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं। जिन लोगों को आप नहीं जानते हो वो सब आपके लिए क्या है? स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। ठीक है, तो हमारा रिस्पेक्ट जो है, रिगार्ड जो है वो किसके प्रति होना चाहिए? हमारे उन लोगों के प्रति होना चाहिए जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे नियर एंड डियर हैं, और वो जो हमारे लिए
पूरी तरह से स्ट्रेंजर्स है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पहले 4 लाइनें हैं और बाद में 4 लाइनें, मतलब इस पूरे लेसन में सिर्फ 8 लाइन्स है। तो इन 8 लाइनों का मतलब इतना गहरा है कि आप अगर समझने में समय निकालेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा और काफ़ी गहरा मीनिंग इनका रहता है। क्योंकि जो भी वेदास से ली हुई चीज़ें हैं, जो भी हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका मतलब जो है, उनसे लिए गए श्लोक हों चाहे वो दोहे हों, उनका मतलब जो है काफ़ी गहरा रहता है। तो शुरू करते हैं पहली लाइन के साथ में। तो मैं इसमें थोड़ा ब्रश ले लेता हूँ ताकि बड़ी आसानी से आपको बता सकूँ। चलिए, इसकी पहली लाइन है, लेट अस हैव कंकर्ड विथ आवर ओन पीपल। लेट्स हैव, चलिए। कंकर्ड का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना, मतलब मेल जोल बढ़ाना। विथ आवर ओन पीपल, ओन पीपल का मतलब क्या है? ओन पीपल का मतलब वो ये होता है कि जो हमारे खुद के लोग हैं, जो हमें जानते हैं, अपने लोग हैं। ओन पीपल मतलब अपने लोग, ठीक है। अपने लोग मतलब जिनको हम अच्छे से जानते हैं। अपने लोग मतलब जिनको हम अच्छे से जानते हैं। एन कंकर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर, और उन लोगों को भी, किन लोगों को? जो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं। तो कंकर्ड का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना। विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर, कौन लोग? जो हमारे लिए स्ट्रेंजर हैं। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? अजनबी, जिनको कहा जाता है अजनबी। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। तो हमें किसके साथ में अच्छा व्यवहार रखना है? हमें हमारे खुद के लोगों के साथ में, और साथ ही साथ जो अजनबी लोग हैं उनके साथ में भी हमें जो एक अच्छा व्यवहार। अश्विन क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स। अश्विन जो है ये देवता का नाम है। तो वो क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं हमारे बीच में, और जो स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी है, उनके बीच में क्या क्रिएट करते हैं? एक यूनिटी ऑफ हार्ट्स। इससे क्या होता है? यूनिटी ऑफ हार्ट्स, जो हृदय की यूनिटी है वो क्रिएट करते हैं। जो अश्विन देवता हैं ये क्या क्रिएट करते हैं? जो स्ट्रेंजर है, अजनबी है, उनके बीच में और हमारे बीच में एक यूनिटी ऑफ हार्ट्स, मतलब हमारे जो हृदय हैं वो मेल खा सकें, ये वो करने का काम करते हैं। देवता जो हैं वो प्रतीक हैं इस चीज़ के। मे वी यूनाइट इन आर माइंड्स, काश हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम यूनाइट रहें, हमारे दिमाग यूनाइट रहें। हमारे माइंड्स का मतलब होता है मन, ठीक है। यहाँ पर हमारे मन जो है वो कैसे रहें? एक दूसरे से मिले हुए हों, हमारे बीच में कोई इस प्रकार का भेदभाव ना हो, हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं हो। यूनाइट इन आवर पर्पसेस, और हमारे जो उद्देश्य हैं, हमारे पर्पसेस का मतलब होता है उद्देश्य, और माइंड का मतलब होता है मन। तो हमारे उद्देश्य भी एक जैसे हों। मतलब ऐसा नहीं है कि एक का उद्देश्य कुछ और है और दूसरे का उद्देश्य कुछ और है।
इसको ऐसा समझे कि हमारा सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि पर्यावरण साफ हो। हम पृथ्वी को माँ मानते हैं, पूजा करते हैं, पर्यावरण में ही ईश्वर का वास देखते हैं हम भारतीय संस्कृति में। तो हमारे सबके उद्देश्य अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर एक व्यक्ति सोचेगा कि नहीं हमें नदी को माँ मानना है और उसकी साफ सफाई रखनी है, और एक सोचेगा कि नहीं ये तो बस बहता हुआ पानी है और उसमें गंदे नाले का पानी छोड़ा जाएगा या खराब किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो प्राकृतिक सामंजस्य है, साथ साथ जो सामाजिक सामंजस्य है, दोनों में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। और किससे हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए? डिवाइन स्पिरिट, इसका मतलब होता है दैविक शक्ति। और कहाँ है ये दैविक शक्ति? हमारे खुद के अंदर है। जैसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है? ईश्वर का वास होता है। तो ये जो डिवाइन पावर है इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है और इसी का मान रखना है और एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं करनी है। लेट नॉट द बैटल, बैटल का मतलब होता है युद्ध। क्राई राइज अमिड मेनी स्लेन्स, और ये युद्ध जो होता है हमें क्या देता है? धब्बे देता है। धब्बे दैट मीन्स खून के धब्बे देता है। नॉट द एरोज ऑफ द वार गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। और इससे क्या होता है? एरोज जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? युद्ध को देते हैं। और हमने क्या दिए हैं? दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। तो इससे क्या होता है? हमेशा सबका नुकसान होता है। तो यही है इस चैप्टर के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया। If you have any problem related to this lesson, kindly write down in the comment box so that I can give you a solution regarding this. Thank you so much for joining me. Keep enjoying, keep smiling. Thank you once again.